ओके दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर मैं आनंद श्रीवास्तव एप्पल क्लासेस के साथ आपके सामने हूँ और आशा करता हूँ कि देखिए पिछले कुछ दिनों से मैं आपको आर्टिकल, प्रीपोजिशन और बी फॉर्म का यूज़ मैंने आपको बताया। अगर जो आप उसको पढ़ रहे होंगे ध्यान से तो निश्चित रूप से आप में कोई इम्प्रूवमेंट ज़रूर आ रहा होगा। देखिए आजकल इंग्लिश बोलना कोई स्टाइल नहीं है, एक नेसेसिटी, एक ज़रूरत बन गई है। इसके बिना सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल है और उसी को ध्यान में रखते हुए मैं ये अपना क्लास आप लोगों के लिए मैं चालू कर रहा हूँ और चला रहा हूँ। अगर जो आप लगातार मेरे क्लास को पढ़ेंगे, देखेंगे, सुनेंगे और समझेंगे तो निश्चित रूप से बिना कोई फीस दिए आप आराम से जो है इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। आप अगर जो आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी क्रम में आगे बढ़ते अब हम बोलना शुरू कर दिए हैं। बोलने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। जो नेक्स्ट स्टेप है वो होता है जब हम किसी चीज़ के प्रेजेंस, उपस्थिति या एग्जिस्टेंस के बारे में बात करना होता है, समय के बारे में बात करना होता है, डिस्टेंस के बारे में बात करना होता है, वेदर के बारे में बात करना होता है, तो हमको देयर और इट का यूज़ किया जाता है। देयर और इट का यूज़ हमें करना पड़ता है। बिना इसके यूज़ के इन सब चीज़ों को नहीं बता पाएंगे आप। आज मैं आपको देयर और इट का यूज़ बता रहा हूँ। सबसे पहले लेते हैं देयर का यूज़। जब आप किसी चीज़ के प्रेजेंस या एग्जिस्टेंस की बात करते हैं, किसी चीज़ की उपस्थिति को बताना होता है, तो बिना देयर को लगाए आप नहीं बोल सकते। देयर को आपको लगाना पड़ेगा। एक बिल्ली है, एक कैट इज़ नहीं बोलोगे आप, देयर इज़ ए कैट लगाना पड़ेगा। कैट की उपस्थिति अगर जो आपको बताना है तो एक कैट इज़ नहीं, एक बिल्ली है तो एक कैट इज़ नहीं बोला जाएगा, देयर लगाना पड़ेगा, देयर इज़ ए कैट। क्लास में 20 बच्चे हैं, 20 स्टूडेंट इन द क्लास, सेंटेंस पूरा नहीं हुआ तो आपको देयर लगाना पड़ेगा। तो इसी को ध्यान से सुनिएगा कि कहाँ पे देयर का यूज़ होता है, कहाँ पर इट का। तो देयर के यूज़ में पहले मैंने लिखा कि देयर का यूज़ जो है किसी चीज़ के प्रेजेंस, उपस्थिति को बताने के लिए। देयर इज़ यूज्ड टू टॉक अबाउट द प्रेजेंस ऑफ समथिंग। किसी चीज़ की उपस्थिति बताने के लिए हमको देयर लगा के ही बोलना पड़ेगा, देयर का यूज़ करना पड़ेगा। एग्जाम्पल मैंने दिया है, जैसे आपको बोलना है कि क्लास में 20 बच्चे हैं तो आपको देयर लगा के बोलना पड़ेगा, देयर आर 20 स्टूडेंट्स इन द क्लास। आप केवल 20 स्टूडेंट्स इन द क्लास आप नहीं बोल सकते हो, आपको देयर लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर आप बच्चों की उपस्थिति बता रहे हो। तो क्या मतलब, देयर आर 20 स्टूडेंट्स इन द क्लास। इसी प्रकार आपको बोलना है कि छत पर एक बिल्ली है, तो अ कैट ऑन द रूफ, सेंटेंस नहीं पूरा हुआ, आपको देयर लगाना पड़ेगा। तो आपको बोलना पड़ेगा देयर इज़ अ कैट ऑन द रूफ। आप यहाँ पर बिल्ली की उपस्थिति बता रहे हो। एक और एग्जाम्पल देखिए, आपको बोलना है कि मेरे दिल में कोई नहीं है, भले ही निगेटिव है लेकिन उपस्थिति या अनुपस्थिति बताना एक ही बात है। तो आपको बोलना है कि नो बडी इन माई हार्ट, नहीं, आपको बोलना पड़ेगा देयर इज़ नो बडी इन माई हार्ट। तो देयर का यूज़ आपने किसी चीज़ की प्रेजेंस के लिए बताया। देयर का दूसरा यूज़ मैंने बोला, देयर का जो दूसरा यूज़ होता है, कोई प्लान्ड प्रोग्राम है, ऑलरेडी प्लान्ड प्रोग्राम था, होने वाला है या कहीं है, तो प्लान्ड प्रोग्राम को बताने के लिए भी देयर का यूज़ किया जाता है। मैंने लिखा देयर इज़ यूज्ड टू टॉक अबाउट एनी प्लान्ड प्रोग्राम। किसी प्लान्ड प्रोग्राम के बारे में बात करने के लिए देयर का यूज़ करना पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे आपको बोलना है कि टाउन हॉल पर एक मैजिक, जादू का शो है, तो आप ये नहीं बोलोगे मैजिक शो एट टाउन हॉल, क्या बोलोगे, देयर इज़ अ मैजिक शो एट टाउन हॉल। तो ये टाउन हॉल जो मैजिक शो है, प्लान्ड प्रोग्राम है, इसको प्लान्ड प्रोग्राम को बताने के लिए आपको देयर लगाना जरूरी है। एक और एग्जाम्पल देखिए, जैसे आपको बोलना है कि कल रात टीवी पर एक अच्छी पिक्चर थी, प्लान्ड प्रोग्राम था, कल एक, पास्ट टेंस में है, ठीक है, वाज लगा दीजिए। आपको बी फॉर्म का यूज़ अब मैंने आपको पढ़ाई दिया है कि इज़, एम, आर, वॉज, वेज। तो आप क्या बोलोगे कि कल रात टीवी पर एक अच्छी पिक्चर थी, तो क्या बोलोगे, देयर वॉज अ गुड मूवी ऑन टीवी लास्ट नाइट। क्या बोलोगे आप, वहाँ भी देयर लगाना पड़ेगा, देयर वॉज अ गुड मूवी ऑन टीवी लास्ट नाइट। ओके, एक और एग्जाम्पल देखिए, आपको बोलना है, अब फ्यूचर में आते हैं, जैसे आपको बोलना है कि मेरे घर पे कल एक फंक्शन होगा, ये फ्यूचर में होगा, तो ये आपको विल बी लगा के बोल दीजिएगा। तो क्या बोलोगे आप, देयर विल बी ए फंक्शन एट माई होम टुमारो। लेकिन आपको देयर लगाना है, प्लान्ड प्रोग्राम है तो उसको बताने के लिए देयर लगाना ज़रूरी है। ओके, देयर का नेक्स्ट यूज है जब कोई एक्शन हो रहा हो, वो आपको दिख ना रहा हो लेकिन कहीं पे कोई गति हो रही हो,
कोई एक्शन हो रहा, तो उसको बताने के लिए भी आपको देयर का यूज़ करना पड़ेगा। मैं लिखा है देयर इज़ ऑल्सो यूज्ड टू टॉक अबाउट एनी एक्शन टेकिंग प्लेस समवेयर। कहीं पर कोई एक्शन हो रहा है उसको बताने के लिए भी आपको देयर का यूज़ करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के देखिए, जैसे आपको बोलना है झाड़ियों के पीछे हिसिंग साउंड है। हिसिंग मतलब जो सांप की आवाज़ को उसको हिसिंग साउंड बोलते हैं। तो आपको बोलना है कि झाड़ियों के पीछे हिसिंग साउंड है, तो आप क्या बोलोगे, देयर इज ए हिसिंग साउंड बिहाइंड द बुश। ओके, तो ये कोई एक्शन था उसको बताने के लिए भी आपको देयर बताना पड़ा। एक और एग्जांपल देखिए, दरवाजे पे खटखट है, दरवाजे पे खटखट है, कोई खटखटा रहा है, तो नॉक एट द डोर नहीं, आप क्या बोलोगे, देयर इज़ ए नॉक एट द डोर। दरवाजे पे खटखट है तो क्या बोलोगे, ये भी कोई एक्शन हो रहा है जो दिख नहीं रहा है लेकिन आवाज़ आ रही है, तो क्या बोलोगे, देयर इज़ ए नॉक एट द डोर। देयर का लास्ट यूज़। मैंने जैसे बोला था कि प्रेजेंस और एग्जिस्टेंस, अब कि कोई चीज़ एग्जिस्ट कर रहा है एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन उसको आप उसको अनुभव कर रहे हैं लेकिन देख नहीं पा रहे हैं, तो उसी को एग्जिस्टेंस बोलते हैं कि कोई चीज़ें हैं, व्याप्त हो रही हैं, लेकिन उसको अनुभव तो कर रहे हो आप लेकिन देख नहीं पा रहे हो, वही एग्जिस्टेंस होता है। तो उसको भी बताने के लिए आप देयर का यूज़ करते। मैंने लिखा है देयर इज़ यूज्ड टू टॉक अबाउट एनी एग्जिस्टेंस ऑफ समथिंग। किसी चीज़ की एग्जिस्टेंस को बताने के लिए भी देयर का यूज़ करते हैं। देखिए कुछ एग्जाम्पल मैंने दिया है, जैसे आपको बोलना है कि मैं इस मामले में एक आइडिया है, तो आप एन आइडिया अबाउट दिस नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे, देयर इज़ एन आइडिया अबाउट दिस मैटर। देयर इज़ एन आइडिया अबाउट दिस मैटर, तो आपको देयर लगा के ही बोलना पड़ेगा। और एक एग्जाम्पल देखिए, आपको बोलना कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम बोलना है, वो तो शॉर्टकट हो गया, नो प्रॉब्लम, लेकिन आपको बोलना क्या पड़ेगा, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। एक और एग्जाम्पल देखिए, अब कुछ कन्फ्यूज़न है, आपको बोलना है कि कुछ कन्फ्यूज़न है, तो क्या बोलोगे, देयर इज़ सम कन्फ्यूजन। तो ये सारे एग्जिस्टेंस है, प्रॉब्लम, आइडिया, कन्फ्यूज़न, ये सारे एग्जिस्टेंस है। तो मैंने आप देयर का यूज़ बताया कि देयर का यूज 4 मेन यूज़ होता है, किसी चीज़ के प्रेजेंस, दूसरा कोई प्लान्ड एक्शन, तीसरा कोई एक्शन टेकिंग, कहीं पे कोई एक्शन हो रहा है, और चौथा किसी चीज़ के एग्जिस्टेंस को बताने के लिए देयर का यूज़ किया जाता है। अब मैं इसके बाद आपको इट का यूज़ बताऊंगा। जिस प्रकार हमने देयर के बारे में बताया कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि बिना देयर को लगाए आप नहीं बोल सकते, इसी प्रकार इट का भी बहुत यूज़ है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इट के साथ में यूज़ किया जाता है और बिना इट को लगाए आप नहीं बोल सकते। कहाँ कहाँ पे इट का लगाना ज़रूरी है और कहाँ पे इट लगा के बोलते हैं, चलिए उसको जानते हैं। पहला इट का यूज होता है कि टाइम, जब भी आपको टाइम के बारे में बताना है, यानी टाइम को बताने के लिए आपको इट लगाना पड़ेगा, देयर नहीं लगाते हैं। जब भी आप टाइम के बारे में बताएं, चाहे 6 बजा हो, 7 बजा हो, सवेरे हो, रात हो गई हो, बहुत देर है, बहुत जल्दी है, मेरे घड़ी में 6 बज रहा है, तो ये सब बताने के लिए आपको इट लगा के बोलना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ थोड़े एग्जाम्पल मैंने दिया है, जैसे बोलना है कि 7 बजे हैं, तो क्या बोलोगे, इट इज़ 7 o'clock। अगर ये बोलना है मेरे घड़ी में 7 बजे हैं, तो क्या बोलोगे, इट इज़ 7 o'clock बाई माई वॉच। रात है तो क्या बोलोगे, इट इज़ मिडनाइट। यहाँ रात है तो क्या बोलोगे, इट इज़ मिडनाइट हियर, इट इज़ मिडनाइट इन इंडिया। आप बोला कि बहुत जल्दी हो गया, चाहे बहुत अभी देर हो गया है, तो क्या बोलोगे, इट इज़ टू लेट या इट इज़ टू अर्ली नाउ। अब बहुत देर है, बहुत जल्दी है, तो क्या बोलोगे, इट लगाना ही पड़ेगा, भाई इट लगा के ही बोलोगे, देर नहीं लगाएंगे। तो क्या बोलोगे, इट इज़ टू अर्ली या इट इज़ टू लेट। तो समय बताने के लिए आप देख रहे हैं हर जगह इट लग रहा है। जैसे बोलना है कि ये सही समय है या समय अब ख़त्म होने वाला है, तो आप क्या बोलोगे, इट इज़ राइट टाइम या इट इज़ हाई टाइम। राइट टाइम मतलब कि सही समय है, हाई टाइम मतलब समय भाग रहा है, अब इसके बाद समय नहीं बचेगा, तो क्या बोलोगे, इट इज़ राइट टाइम या इट इज़ हाई टाइम। तो आपने देखा, टाइम को बताने के लिए आप इट यूज़ करोगे और इट लगा के टाइम को बताओगे। इसके बाद इट का दूसरा यूज है डिस्टेंस, दूरी बताने के लिए भी। इंग्लिश में दूरी बताने के लिए हमें इट का यूज़ करना पड़ता है, देयर का यूज़ नहीं करेंगे, और बिना इट को लगाए आप डिस्टेंस को नहीं बता सकते हो। कुछ एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल हैं, यहाँ से नज़दीक है, बगल में है, दूर है, बहुत नज़दीक है, हाथ भर की दूरी है, ये सारे दूरी बताने के तरीके होते हैं, और इसको बताने के लिए आप इट का यूज़ करोगे। कुछ एग्जाम्पल आपके लिए मैं दे रहा हूँ, जैसे यहाँ से बहुत दूर है, इट इज़ टू फार हो जाएगा, और बहुत नज़दीक है तो क्या बोलोगे, इट इज़ टू क्लोज टू माई हाउस। आपको बोलना है मेरे घर से बहुत दूर है, तो क्या बोलोगे, इट इज़ टू फार फ्रॉम माई हाउस,
और बहुत नज़दीक है तो क्या बोलोगे? इट इज़ टू क्लोज टू माई हाउस। दूसरा एग्जाम्पल, उतना ही दूर है कि आप पत्थर फेंको और जहाँ तक पहुँच जाए तो उतनी ही दूर है, तो क्या बोलोगे? इट इज़ एट स्टोन थ्रो डिस्टेंस। एक और एग्जाम्पल, बिल्कुल बगल में है, हाथ भर की दूरी पे है, तो क्या बोलोगे? इट इज़ एट आर्म्स लेंथ, यानी हाथ भर, जैसे हम बोलते ना, अरे हाथ भर की दूरी पे, तो क्या बोलोगे? इट इज़ एट आर्म्स लेंथ। आप बोलोगे मेरे घर के पीछे पीछे है, बगल में है, सामने है, तो क्या बोलोगे? इट इज़ बिहाइंड माई हाउस, या इट इज़ बिसाइड माई हाउस, इट इज़ अपोजिट टू माई हाउस। तो आपने क्या देखा कि डिस्टेंस बताने के लिए हमें इट का यूज़ करना पड़ेगा और इट का यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट यूज़, वेदर कंडीशन, यानी मौसम के बारे में बताने के लिए भी आपको इट का यूज़ करना पड़ेगा। इट को लगा के ही मौसम आप बता सकते हैं। गर्मी है, ठंडक है, बहुत ही प्लीजेंट वेदर है, बारिश हो रही है, हल्की गर्मी है, या इस तरह के जो भी मौसम हो, तो आपको इट लगा के बोलना। कुछ एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, जैसे बोलना है कि बहुत गर्मी थी या बहुत ठंडक था, तो क्या बोलोगे? इट इज़ और इट वाज टू हॉट या टू कोल्ड, आप बोल सकते हो। अब बोलो कि बहुत ही सुहावना मौसम है, तो क्या बोलोगे? इट इज़ सेलिब्रियस। सेलिब्रियस मतलब होता है प्लीजेंट, बहुत सुहावना। जैसे बोलना है कि बेंगलोर का मौसम बहुत सुहावना है, तो क्या बोलोगे? इट इज़ वेरी सेलिब्रियस इन बेंगलोर, इट इज़ वेरी प्लीजेंट इन बेंगलोर। गोरखपुर में बारिश हो रही है, तो क्या बोलोगे? इट इज़ रेनिंग इन गोरखपुर। आपको बोलना है कि मतलब एक ल्यूक, बहुत ही मतलब ऐसा गर्मी है कि मध्यम गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है, तो क्या बोलोगे? इट इज़ ल्यूक वार्म। क्या बोलोगे? इट इज़ ल्यूक वार्म। आपको बोलना है कि यहाँ पे पसीना हो रहा है, दम घुट रहा है, तो क्या बोलोगे? इट इज़ सल्ट्री, इट इज़ ह्यूमिड। ह्यूमिड मतलब होता है ह्यूमिडिटी है, सल्ट्री का मतलब होता है कि पसीना भी हो रहा है, बहुत गर्मी है, तो सल्ट्री। तो आपने क्या देखा कि वेदर के कंडीशन को बताने के लिए हम इट का यूज़ करेंगे, बिना इट को लगाए हम वेदर का कंडीशन नहीं बता सकते। नेक्स्ट, किसी चीज़, कोई चीज़ कैसा है, उसकी क्वालिटी या उसके कंडीशन को बताने के लिए हमें इट का यूज़ करना पड़ता है। जैसे बोलना इट वाज वंडरफुल, मतलब बहुत अच्छा था, वंडरफुल, गॉर्जियस, ग्रेट, इनक्रेडिबल, यानी जो भी बढ़ाई करेंगे तो किसी चीज़ के कंडीशन को या कोई चीज़ कैसा है तो इट लगा के बोलेंगे। आप बोलेंगे बहुत अच्छा है, इट इज़ ऑफुल। ऑफुल मतलब है कि जो प्लीजेंट नहीं है, जो बहुत अच्छा ना हो, वहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑफुल हो जाएगा, इट इज़ ऑफुल। स्मूथ है कोई चीज़, इट इज़ स्मूथ। ऑसम मतलब बहुत अच्छा। बोरिंग है तो क्या बोलोगे? इट इज़ बोरिंग। तो किसी चीज़ के कंडीशन और क्वालिटी को बताने के लिए आप जिस तरह भी बताएंगे वहाँ पे आप इट लगाएंगे, देर नहीं लगाएंगे। इट का नेक्स्ट यूज़, टू, इफ़ यू आइडेंटिफाई समथिंग, अगर तो किसी चीज़ को आप आइडेंटिफाई कर लेते हो और दूसरा आदमी उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, तो उस आइडेंटिफिकेशन को बताने के लिए आपको इट लगा के बोलना पड़ेगा। दो एग्जाम्पल दे, जैसे कोई है पॉम टॉप है, आपने देखा, बोला इट्स ए पॉम टॉप, यानी पॉम टॉप आप समझते हैं पॉम टॉप क्या होता है? वही जैसे लैपटॉप, डेस्कटॉप, वैसे हाथ में जो कंप्यूटर, हथेली में जो रखा जाता है उसको पॉम टॉप बोलते हैं। तो आपने आइडेंटिफाई कर दिया, कोई चौकोर सी चीज़ थी तो आपने बोला इट्स ए पॉम टॉप। कोई कीड़ा है, आपने आइडेंटिफाई कर लिया, बोलोगे इट्स ए बग। बग का मतलब आप जानते हो खटमल होता है। तो कोई चीज़ अगर जो आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो उसको बताने के लिए भी आपको इट लगा के बताना पड़ेगा। अब आ गया लास्ट, इट का यूज़, टू एम्फसाइज और इंसिस्ट अपॉन एनी स्टेटमेंट, किसी बात पे जोर दे के, बल दे के बताना, कहना। तो किसी चीज़ पर जोर दे, वो मैं ही हूँ, वो तुम ही हो, वो वही था, तो क्या कर रहे हो? मैं ही हूँ, तुम ही हो, यानी आप इस पर बल दे रहे हो, एम्फसाइज कर रहे हो, तो उसको भी इट लगा के ही बोलोगे। जैसे बोलना है, कुछ एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, जैसे बोलना है कि वो मैं ही हूँ जिसने तुमको नौकरी दिलाई, तो क्या बोलोगे? वो मैं ही हूँ जिसने तुमको नौकरी दिलाई, तो क्या बोलोगे? इट इज़ आई हु गॉट यू दिस जॉब। तो इट इज़ आई, यानी आप अपने को एम्फसाइज कर रहे हो, जोर दे रहे हो अपनी बात। एक और एग्जाम्पल, वो ये वही है जिसने मुझे धोखा दिया, तो क्या बोलोगे? इट इज़ ही हु डिच्ड मी, जिसने मुझे धोखा दिया। धोखा देने की बहुत इंग्लिश होती है कि नहीं? उसके बाद जैसे कोई दरवाजे पे खटखट, आप देख नहीं रहे हो, आप पूछना है कि कौन है, तो क्या बोलोगे? हु इज़ इट। क्या बोलोगे आप? हु इज़ इट। तो आप जवाब भी ऐसे ही दोगे कि इट इज़ मी, इट इज़ आई, नाम बताएंगे। एक और एग्जाम्पल, जैसे बोलना कि वो तुम ही हो जिसने मुझे आज सवेरे जगाया, वो तुम ही हो, जोर दे के बोल रहे, तो क्या बोलोगे? इट वॉज यू हु वोक मी अप दिस मॉर्निंग। इट वॉज यू हु, तो इट वॉज यू, हु इज़ इट, इट इज़ ही,
इट इज़, तो हर जगह आपने देखा इट का यूज़ हुआ। तो जब भी आप किसी पे एम्फेसाइज या जोर दे के बोलोगे किसी स्टेटमेंट को, तो आप इट लगा के यूज़ करेंगे। तो आपने देर को देखा, अब इट का भी देखा। इट का यूज़ आपने बोला समय को बताने के लिए, डिस्टेंस भी बताना हो या वेदर कंडीशन बताना हो, कोई चीज़ का कोई क्वालिटी या कंडीशन बताना, कोई चीज़ कैसा हो। अगर तो किसी चीज़ को आपने आइडेंटिफाई कर लिया और एम्फेसाइज करके बोलना हो तो आपको इट लगा के बोलना पड़ेगा। तो ये था देयर और इट का यूज़। इसको ध्यान रखिएगा, गलतियाँ मत कीजिएगा कि कहाँ कहाँ देयर और इट का यूज़ किया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब आगे हम आपको नेक्स्ट यूनिट में अब हम लोग टेंस शुरू करेंगे, बट आज के लिए देयर और इट का यूज़ सीखते रहिए और इसको बोलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बोलना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।